अचानक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते करते ये लोग डॉक्टर तक कैसे पहुंच गए? क्या आपने इससे पहले भी देखा है कि किसी भी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया हो और उसके डॉक्टर्स की जो पूरी फौज थी, एनेस्थीसिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यानी इन सब डॉक्टर्स को जो भी उस बीच में रहे हैं उन सबको किसी ने आपने देखा है कभी कि किसी का बर्थडे आया हो और उन डॉक्टर्स को याद किया गया हो, उनके फ़ोटो लगाए हो या उनसे मिलने गए हो? आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं डॉक्टर्स को जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? डॉक्टर्स को तो हमेशा ही दुआएं मिलती रही हैं, यानी कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है तो उसके लिए सभी लोग जो है दुआएं देते हैं, उनको बहुत खुश होते हैं, थैंक्स बोलते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, बट बच्चे के बर्थडे पर याद आना ये बिल्कुल अजीब है। और हमने नहीं सुना कि किसी ने भी इस तरीके से अपने डॉक्टर्स को याद किया हो। इवन देन मैंने ये भी नहीं देखा कि किसी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में किसी ने एज ए इनविटेशन देकर उनको बुलाया हो, यानी उनके जो भी डॉक्टर्स थे उन सबको बुलाया गया हो। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं सुना, ना ही देखा है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो या सुना हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ मैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, सबसे अजीब खेल क्यों खेला। क्योंकि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के पीरियड के लिए इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। जिस तरह की चीज़ें इन्होंने दिखाई और नहीं भी दिखाई, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इतना ओवर रिएक्ट करके दिखाया कि सब लोग जो पक गए थे, या फिर ये कहिए कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी उसके लिए। तो इन्होंने किया एक तीर से दो शिकार। एक तरफ तो जितनी भी इनके अगेंस्ट जो भी बातें बन रही थी या जो भी सवाल उठ रहे थे उन सब का सवाल का जवाब देने के लिए इन्होंने खुद ना देके वो डॉक्टर से दिलवाने की कोशिश करी। और दूसरी तरफ ये था कि भाई आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई देगा कि कितने कूल पेरेंट्स हैं, कितने अच्छे लोग हैं, देखो डॉक्टर्स को याद कर रहे हैं, एक एक चीज़ वो याद रखते हैं और किस किस ने क्या किया था उन सबको थैंक्स बोल रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये, कितने अच्छे लोग हैं ये। अच्छे? ये तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ बिना मतलब के कर दें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इसके पीछे कोई ना कोई कारण ना हो तब तक ये कोई भी काम ऐसा करते नहीं है। जो इनके पसंदीदा व्यूअर्स हैं उन्हें शायद अभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ सही है या नहीं है, तो फिर मैं इनके व्लॉग का रेफरेंस देकर और आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे करके इन लोगों ने यहाँ पर झूठ बोला या फिर लोगों ने जिस चीज़ के लिए ट्रोल किया उसका जवाब इन्होंने उनसे दिलवाया, डॉक्टर से दिलवाया। मैं ये एक्सप्लेनेशन जो है ना सीरियल वाइज दूंगा, जैसे कि इन्होंने दिखाया था अपने व्लॉग्स में कि पहले किस डॉक्टर के पास गए फिर किस डॉक्टर के पास गए। लेकिन उससे भी पहले मैं एक और यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाना चाहूँगा कि जो ये दिखाता है कि जिस डॉक्टर की ये बात कर रहे हैं, पेडिट्रिशियन की, यानी जो इनका चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, वो अभी जो इन्होंने मिलवाया है डॉक्टर उग्रा से। और इनका कहना यह है कि इसी के अंदर रहकर बच्चे ने सारी ग्रोथ ली है और जन्म से लेकर अभी तक वो उन्हीं की देखरेख में रहा है। अब मैं आपको एक जो क्लिपिंग ये लगा रहा हूँ, इस क्लिपिंग को ध्यान से देखिए। ये डॉक्टर अमिताभ जगताप हैं। मुझे नहीं पता ये कौन से डॉक्टर हैं, ये भी बात इन्होंने ही बताई थी। जब जनाब का झलक दिखलाजे चल रहा था तब ये बच्चे को ले जाने में लेट हो गए थे और डॉक्टर भी बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से उसको चेकअप नहीं करा सके थे। तो ये एक व्लॉग की क्लिपिंग है जो इन्होंने ही अपलोड किया था, जनाब का व्लॉग था। और उसमें ये था कि ये बच्चे को लेके जा रहे हैं जब बच्चे के सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, और तब ये इस बच्चे को लेकर उस डॉक्टर के पास गए थे। और इनका कहना ये था क्योंकि वो बाहर गए हुए थे इसलिए चेकअप नहीं हो सका, तो आज हम चेकअप करने के लिए लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो उसको चेकअप कराया और उसके बाद में जब चेकअप कराने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा खेला। और वो क्लिपिंग का अगर आप कहेंगे तो मैं व्लॉग भी बता दूंगा कि किस व्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चा इतना ज़्यादा वहाँ पे खेला था कि डॉक्टर ने उसको उठाकर प्यार किया और अपने हाथों में लेकर उसको काफ़ी खिलाने की कोशिश करी। अब एक तरफ तो वहाँ पे उस व्लॉग में पूरी तरीके से बता रहे हैं कि इन्हीं की देख रेख में था ये और इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहता है और इनसे ही हम जो मेडिसिन लेते हैं या भी बच्चे को दिखाते हैं। और नाम भी बताया उन्होंने स्पेशली, इसलिए हमें नहीं पता कि डॉक्टर का नाम क्या है, हम तो सिर्फ क्लिपिंग लगा रहे हैं। उनकी 2-3 फोटोग्राफ लिए लगा दिए हैं हमने, जो बच्चे के साथ में वो चेकअप कर रहे हैं और खिला रहे हैं उसको। और अब अचानक ही डॉक्टर उग्रा आ गए हैं। तो पहले तो ये बता दें कि दोनों में से कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर गलत है, किसको आपने पटाया और किससे कहलवाया। और अगर चेंज कर दिया था डॉक्टर तो फिर क्यों चेंज कर दिया था,
ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए हमें। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सोसाइटी है वो डॉक्टर्स का बहुत रेस्पेक्ट करती है। यहाँ ये सब बातें करके हम बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते कि डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट किसी भी तरीके से और उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए बहुत कम है या फिर नगण्य है या है नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारी सोसाइटी का और हमारी लाइफ का। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको डॉक्टर की ज़रूरत कभी भी ना पड़ी हो। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर आते हैं। चलिए, अब जब डिस्क्लेमर हो गया तो अब हम खुलकर बोल सकते हैं। तो अब मैं बोलना ये है कि हम डॉक्टर्स को नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स में क्यों नहीं बुलाते। इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखिए, जिन सोसाइटी के पार्ट्स को एज ए सर्विस लिया जाता है, यानी कि आपको उसके लिए कुछ पे करते हैं और उसके बाद में उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रोफेशनल माना जाता है। यही वजह है कि इस तरह के प्रोफेशनल्स को हम अपने पर्सनल जो फंक्शंस या इवेंट्स होते हैं उसका वो पार्ट नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर बर्थडे या कोई ऐसा इवेंट आता है तो ठीक है, हम बहुत पुरानी चीज़ों को याद करते हैं कि वो कौन सा पल था कि जब हम हॉस्पिटल लेकर गए थे और कितनी परेशानियां आई थी और किस तरह से हमने बच्चे का मुंह देखा था, बच्चा किस तरह से मुस्कुराया था उस टाइम, किस तरह से उसकी रोने की आवाज़ हमने सुनी थी फर्स्ट टाइम बच्चा किसके पास गया था, फिर बच्चा किसके गोद में गया, फिर तीसरी बार किसके गोद में गया। तो ये सारी चीज़ें हम जो है याद करते हैं और उसके बाद में उस जो भी इवेंट्स एक साल की रही होती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी याद की जाती हैं। इवन देन अपने रिलेशंस को भी याद किया जाता है कि जो उस मोमेंट पे सबसे पहले आए थे, सबसे पहले बधाई दी थी, या जो लोग उस इवेंट पर आए थे, यानी कि हॉस्पिटल में ही बच्चे को देखने के लिए आ गए थे, उन सब का भी थोड़ा थोड़ा याददाश्त एकदम आ जाती है कि भाई ये सब लोग आए थे, यानी ये सब हमारे खुशी के पार्टनर थे और उसके गवाह थे जो हमने खुशी उस टाइम में हमें मिली थी। इसीलिए हम सारे अपने रिलेटिव्स वगैरह इन सबको बुलाते हैं। जो नहीं बुलाते वो डॉक्टर्स वगैरह इस टाइप के लोगों को नहीं बुलाते। आई थिंक मेरी एक्सप्लेनेशन जो है लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर किसी का कोई डिफरेंट व्यू है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्या है कि हम एक दूसरे को या सोसाइटी को किस तरह से समझते हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसके साथ में बिहेव करते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी हमारे साथ बिहेव करती है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आपको लगता है कि कोई मेरा जो व्यू है उससे आपका कोई डिफरेंट व्यू है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट सिर्फ वन वे नहीं होते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जो बेसिकली हम लोग भी कुछ लर्न करते हैं आपसे, आपके कमेंट्स के जरिए। चलिए वन बाय वन जो डॉक्टर्स की बात करते हैं जिनसे इन्होंने मिलवाया और उनसे क्या बातें करी और उनका मतलब क्या निकलता है। जो मतलब वो दिखा रहे हैं उसके पीछे का मतलब क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले उसने मिलवाया अपनी रेडियोलॉजिस्ट से। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होती है वो डॉक्टर होती है जो कि सारे स्कैन वगैरह करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मली ये जो स्कैन होते हैं ये 3 टाइम्स कराए जाते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तभी वो 4th टाइम कराया जाता है। क्योंकि रेडियोलॉजी जो होती है बेसिकली रेडियो वेव्स जो होती हैं ये बच्चे को हार्म पहुंचाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है इसको अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा रेडियोलॉजी को यूज़ नहीं करते, या फिर ये कहिए कि ये सब चीज़ों को नहीं करते। लाइक एक्सरे हो गया, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, इस तरह के जितने जो इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कि वेव्स निकलती हैं ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होते। तो इसलिए इनको यूज़ करने के लिए जितना हो सके उतना कम किया है, लेकिन फिर भी कम से कम तो 3 स्कैन किए जाते हैं। अब मैडम का केस हो सकता है दूसरा हो सकता है, वो 3 की बजाय 30 भी करा सकती हैं। सॉरी मैं ऐसा बोल गया, लेकिन करा सकती हैं। सिर्फ 3 स्कैन करने के बाद में किसी डॉक्टर या किसी उससे इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती कि आप जो है उसके पास हर बार जाएंगे। इतना कहाँ टाइम होता है। आपने एक बार स्कैन कराया और दूसरा स्कैन जो होता है लगभग मिनिमम से मिनिमम 3 महीने बाद होता है। तो क्या 3 महीने के बीच में आप जो अपनी विजिट्स करते हैं रेगुलर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, तो रेडियोलॉजिस्ट के पास कहाँ जाते हैं आप। यहाँ जो ये मैडम ये सारी बातें कह रही हैं ये कितनी सही है, या अब आप खुद ही सोच लीजिए। जिन डॉक्टर्स के पास में आप 2 से 3 बार जाते हैं या 3 से 4 बार जाते हैं, और वो भी कितने ड्यूरेशन में, 8 से 9 महीने में, तो उनके साथ में कितनी बॉन्डिंग होती है। अच्छा मैडम, आपने किसी पैथोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया कि आपकी कोई भी पैथोलॉजिकल चेकअप नहीं हुए थे क्या, या फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप डॉक्टर्स चूज कर रही हैं। पूरी प्रेगनेंसी में इतनी बार पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और जिसका सीजर होने वाला हो उसका तो बहुत सारे चेकअप किए जाते हैं। इवन देन पोस्ट प्रेगनेंसी भी जो ये सब चेकअप किए जाते हैं। तो मैडम को पता नहीं क्यों वो डॉक्टर याद नहीं आया, या फिर जो भी रहा हो। चलिए बात करते हैं डॉक्टर नम्रता की, जिनके पास ये लेके गई थी।
डॉक्टर्स के बारे में जो इसने एक कमेंट किया वो एक जनरल कमेंट था कि भाई हम लोग बहुत डरे हुए से होते हैं और लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर ऐसे स्मूथन सी वॉइस आती है आपकी और उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है। पर मैडम बड़ा अजीब सा लगा, आपने कहा डरे हुए से होते हैं और थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे होगा, लेटे हुए होते हैं। अभी जब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जब, तो आप बहुत कहेंगे आपने बड़ा ये जर्नी को एंजॉय किया, आपने सीजर को एंजॉय किया। मतलब ऑपरेशन से सारे लोग डरते हैं और आप सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट के पास आके डरती हैं, लेकिन सीजर से नहीं डरती हैं। ये तो अगेन आप वैलिडेशन पे आ गए कि आटा जो है आपको सूट नहीं करता लेकिन मैदा आपको सूट करती है। क्या ये डॉक्टर्स जो है ना, ये जो अभी आप दिखा रहे हो सब इन्हीं में से कोई डॉक्टर हैं? चलो चाहने देते हैं। तो एनीवे इन्होंने जो है इनके ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं किया जो कोई ये लगे कि भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था या इनसे कोई बात कहलवाना चाहती हो या कोई वैलिडेशन चाहती हो ना, नॉट एट ऑल। ये एक कॉमन टॉक थी जो एक डॉक्टर के लिए कह सकते हो, आपके डॉक्टर जो जिसने काम किया है और डॉक्टर्स जिस तरह का काम करते हैं उसके बारे में। लेकिन फ्लो में मैडम जो है कई बार ऐसी वैसी बातें बोल जाती हैं, तो वही हमने आपको नोट करके बताया है। और यहाँ मैडम ये भी कह रही है हेम्पर के साथ में कि मैं सबके लिए शीर कोरमा बना के लाई हूँ, तो कोई भी बिना खाए घर मत जाना। तो यहाँ हॉस्पिटल में भी इन्होंने अपना जो है रेस्टोरेंट जो है ना यहाँ पर भी खोल ही दिया। हॉस्पिटल में बहुत बेटर हाइजीन मेंटेन की जाती है, वहाँ पर इस तरह की खाने पीना और ये सब करना ये अनहाइजीनिक माना जाता है। अगर आपने हेम्पर दे दिया है दैट इज़ इनफ, दैट इज़ ओके, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ये जगह सही नहीं है कि आप यहाँ पे बिरयानी या अपने खीर कोरमा ये सब जो लेकर आएँ और सबको बैठा बैठा के यहाँ पर खिलाएँ। चलिए जर्नी के जो ना दूसरे माइलस्टोन पे चलते हैं, और दूसरा माइलस्टोन है गायनेकोलॉजिस्ट। और यहाँ मैडम जो है श्वेता को देखकर, डॉक्टर श्वेता को देखकर इतनी आत्मविभोर हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अभी गले मिल जाएंगी और अभी चुम्मियाँ लेना शुरू कर देंगी। अब मैडम के ज़्यादा बोलने वाले वर्ड्स देखिए, एकदम से पीछे फ्लैशबैक में पहुँच गई जब स्ट्रेचर पे थी और सीजर के लिए तैयार थी, तब इन्होंने इन डॉक्टर को देखा और डॉक्टर को देखते ही समझ गई आप कुछ नहीं है, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों मैडम पता नहीं था कि कौन सा डॉक्टर है आपका और यहाँ पे है कि नहीं है? क्या कहना चाह रहे थे? अब ये डॉक्टर के पास गए हैं तो डेफिनेटली वो इनकी तो तारीफ़ के पुल बांधी गई और उसने यही काम किया कि भैया मैंने इससे अच्छा बच्चा नहीं देखा, ये क्यूटेस्ट बेबी है, हेल्दीएस्ट बेबी है और आपने बहुत ही अच्छी तरह ग्रो किया है। जबकि फैक्ट बात यह है कि दोनों में से किसी का कंट्रीब्यूशन इस बच्चे को ग्रो करने में नहीं है, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इनकी नैनी का है। चलिए अब मैडम जो है अपने आप को वैलिडेट करने पे आ गई, यानी कि जो क्वेश्चंस उस टाइम में उठे थे जब इनकी प्रेगनेंसी और उसके बाद डिलीवरी हुई थी, उन सबको जो डॉक्टर्स की तरफ से कहलवाना चाहती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो किया कि एक मिथ है, मिथ बोल कर कहा कि मैं सीजर के अगले दिन ही जैसे मैं चलने लगी थी तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा कैसे हो गया, किस टाइप का सीजर था ये। मैडम हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या था और आप क्या करके पूछना चाह रही हैं। हालांकि डॉक्टर ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से आंसर दिया, जस्ट शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ उस बात को। डॉक्टर का कहना ये था कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा कुछ मेडिसिन पे चल रहा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें पेन होता है कुछ होता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट होता है। और हमारी तरफ से प्रैक्टिस ये होती है कि क्योंकि आपको बच्चे को संभालना ही संभालना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो क्या है, डॉक्टर्स ना पुशअप करते हैं कि कहीं ऐसे ना हो, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो लेथार्जिक हो जाती हैं ये सोच करके भी उनका सीजर हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकती, अब उन्हें हिलना डुलना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेड पर रहना है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है ना पुशअप करते हैं सो दैट वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ अपनी यूज़ करें और उस चीज़ से बाहर निकल कर आएँ। एंड आई टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि पुशअप करना जो है बहुत ज़रूरी है कि आप पुश कीजिए उनको कि वो थोड़ा सा हार्ड बने और थोड़ा सा अपने लाइफ को नॉर्मल करने के लिए ठीक से उसको आगे आएँ। अब हम रियल क्वेश्चन की बात करते हैं। रियल क्वेश्चन ये था मैडम जी, जब सीजर हुआ था, जिस दिन सीजर हुआ था आपका, उस दिन ही आप जो है चाय पी रही थी और चाय के साथ में मतलब कुछ खाने की कोशिश की थी और चाय भी मतलब किस तरह से, मतलब जिस सीजर हुआ है कुछ घंटे हुए हैं, मॉर्निंग में सीजर हुआ है और उसके लगभग 4 से 5 घंटे बाद में आप चाय पीने बैठ गई। लोगों ने और हमने भी नोट किया था आपके किसी भी हाथ में कोई कैंडुला कुछ भी नहीं था, यानी कि आपके ऊपर कोई ड्रिप या कुछ भी नहीं लगा हुआ था उस टाइम भी। और आपने जो खाना खाया वो खाना भी ऐसा खाया था, दही थी, उसके साथ में एक सब्जी थी और उसके साथ में
चावल वगैरह ये भी थे। तो इतनी जल्दी इस तरह से डाइट लेना और साथ साथ ना कैंडुला होना ना कुछ होना। और हाँ, एक बात हम भूल ही गए, आपने नेक्स्ट डे ही जो एक बार जनाब के व्लॉग में आके जिस तरह से आप आके बैठी थी, आपके बाल देख लो, वहाँ पर जो बाल आज की डेट में आप कुछ महीने तक अपने सही नहीं रखती थी, उनमें कंघी तक नहीं करती थी, वहाँ बिल्कुल स्प्रे किए हुए बाल, ऐसे फर्स्ट क्लास बाल के साथ में, और पूरा मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे लगता है कि उससे पहले थोड़ा बहुत टचअप किया गया था सो दैट वहाँ पर बैठ सकें और प्रेजेंटेबल दिख सकें। ये सारी चीज कैसे हुई थी ये पता नहीं लगा। इवन देन उस दिन अच्छे खासे सब लोग मिलने आ रहे थे, सब कुछ जा रहे थे, लेकिन कोई भी टाइम स्पेंड नोट ना कर सके या टाइम स्पेंड कहीं ना कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो जिस रूम में आप थे उसकी वॉच तक चेंज कर दी गई थी। पहले जो वॉच थी वो एनालॉग वॉच थी, उसके बाद वो डिजिटल वॉच चेंज कर दी गई थी, जिसको आसानी से पिकअप करना जो मूवमेंट होते हैं कैमरे के उसमें मुश्किल होता है। इसके बाद में मैडम जो है कहती है कि हमारा जो सी सेक्शन था ना वो बहुत ही एंजॉयबल था। मैडम ये आपने क्या कहा, आप क्या मतलब ये प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई अगर आपको एंजॉय लेना है बेबी के बर्थ के लिए, डिलीवरी के लिए, तो सबसे अच्छा जो सी सेक्शन है, क्या ऐसा कहना चाहती हैं आप? तो मिथ्स जो क्रैक करने आई थी यहाँ पे लगता है कि 2-4 मिथ और फैला कर जाएंगी। जरा लेडीज से पूछ कर तो देखिए, जो वो सीजर से गुजरती हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ा बहुत ट्रॉमा रहता है। और आप तो वो मॉम हो कि डिलीवरी के बाद में आप जो बोल रही थी वहाँ पे, मैंने बोला था ना हाउ इट्स पॉसिबल, ये सारी चीजें इस तरह से कैसे हो सकती हैं। मैडम यही सब वो सवाल थे जब लोगों ने ये उठाए थे। हमें और बाकी सवाल अभी एकदम से याद नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ जो बातें हो रही हैं ये बातें हो रही है कि भाई ये एंजॉयबल मूवमेंट होता है, ये लाइफ का एक प्रेशियस मूवमेंट होता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि डिलीवरी में जो पेन होता है उसका जो पेन की सीवियरिटी है, जो नंबर्स में इसको वैल्यूज़ में आंका जाता है, ये हाईएस्ट पेन गिना जाता है वर्ड का। किसी भी तरीके के पेन जो भी जिस तरह की बीमारी में होते हैं उसमें हाईएस्ट पेन जो गिना जाता है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी होती है उस डिलीवरी का पेन जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गिना जाता है। तो ये कहाँ एंजॉयबल और इन सब की बात करते हैं। हाँ, जब ये डिलीवरी हो जाती है वो मोमेंट वाकई में एंजॉयबल होता है और वो मेमोरेबल भी होता है लाइफ के लिए। एक क्वेश्चन को मैं अब स्किप करता हूं जो इन्होंने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी और सीज़र में क्या फ़र्क है और किस तरीके से लोगों की मिथ है कि सीज़र जो है इतना अच्छा नहीं होता या फिर ठीक नहीं होता। और मैडम वहां पे देखिए इतनी एडवाइस दे रही है कि डॉक्टर सामने बैठा हुआ है। भैया ये घर पे ही व्लॉग बना लिया होता। डॉक्टर से क्या कह रहे हो, फिर डॉक्टर को बोलने दो ना, डॉक्टर की राय लेने दो ना, डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर के वर्ड्स और एडवाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जनाब कैसे चुप रह सकते थे, जनाब भी एक क्वेश्चन लेकर आ गए और ये क्वेश्चन अगेन वैलिडेशन वाला क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से सीजर करने के बाद में जो सर जो ओपन रखा है इसने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और सर ढकना जो कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डॉक्टर ने अपने तरीके से आंसर दिया है इसका, लेकिन इसका जो आंसर है जो पुराने लोग सर ढकने के लिए बोलते थे, बॉडी को कवर करने के लिए बोलते थे, उसके 2-3 रीज़न है। डॉक्टर ने पूरी तरह से उसको टच नहीं किया है। देखिए एक तो रीज़न ये है कि इस टाइम में जो है जब सीजर हो चुका होता है तो बॉडी जो है इस तरह की नहीं होती, इम्यून पावर जो होती है उसकी वो बहुत वीक होती है। तो ऐसे टाइम में किसी तरह का भी इन्फेक्शन, इवन देन जो सर्दी गर्मी, इट मीन्स टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बॉडी एकदम से उसको पकड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है सीजर करने के बाद में मदर को फीवर या ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो इसीलिए होती है कि टेम्परेचर के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, नंबर 1। इसलिए सारे बॉडी को कवर करके रखिए, सर को कवर करके रखिए और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखिए सो दैट वहाँ पे कोई इन्फेक्शन बच्चे को या फिर मदर को ना लगने पाए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए होता था। और दूसरा ये जो कवरिंग की बात जो की जाती है ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए होता था, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि सीजर होने के बाद में जैसे घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद में डायरेक्ट समटाइम एसी कूलर उसके सामने जो लेट जाते हैं, क्योंकि गर्मी तो सबको लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको बहुत जल्दी इसका बैड इफेक्ट आ सकता है और आप जो हेल्दी ना रह के बीमार पड़ सकते हो और ऑलरेडी आपका इम्यून पावर जो कम होता है, तो इसलिए ये और भी डेंजरस रहता है।
पर मैडम है, मैडम को तो हर चीज़ एंजॉय करनी है, तो उनकी बात अलग है। उनको कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे उसने कहा था कि भी सब लोग अलग अलग होते हैं, तो कम से कम इन अलग लोगों को कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और डॉक्टर ने भी पता नहीं कि पुराने ज़माने ऐसे कह के बात करा। भाई जो क्लियर कट जो फैक्ट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि तब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होता था, आज वो इजीली होता है क्योंकि हम हॉस्पिटल्स वगैरह में डिलीवरी होती है। अभी डॉक्टर भी देखो यही कह रही है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस जो है ना वो इजी होते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए। एक आपकी बॉडी खुद बताती है कि आप जो भी कुछ खा रहे हो अगर उससे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब वो दैट फूड इज़ नॉट सूटेबल टू यू एंड योर बेबी। इस तरह से आप खुद ही ये जो है फील कर सकते हो नेचुरल प्रोसेस में कि भाई क्या आपके लिए करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। इसके बाद में एक असिस्टेंट से मिलवाते हैं, आरती, जो उनकी बहुत हेल्प करती थी अरेंज करने में, मैनेजमेंट करने में, इनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह इन सब के लिए बड़ी हेल्प करती थी। अब मैडम जो जैसे कि ज़्यादा बोल जाती हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा बोल गई। उनका कहना ये था कि जब भी रिपोर्ट्स वगैरह आती थी तो हमें जैसे धुक धुक होती थी, तो इसको भी धुक 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 होती थी और इसकी आवाज़ से लगता था कि इसको भी जो है थोड़ा सा टेंशन है। भाई हॉस्पिटल में अगर इस तरह के लोग रहेंगे कि जो रिपोर्ट्स को पढ़कर अपनी दुख दुख जो है मरीज को बता पाएंगे, तो वो हॉस्पिटल तो मतलब क्या कहें उसके बारे में। अब इसके बाद में डॉक्टर उग्रा के पास आ गए हैं, और डॉक्टर उग्रा वो हैं कि जो कि बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इनके अकॉर्डिंग वो शुरू से उसको ट्रीट कर रहे हैं बच्चे को। जबकि हमने पहले ही से वो क्लिपिंग और सब के बारे में बताया कि डॉक्टर अमिताभ जो थे वो भी इसको ट्रीट करते थे। अब पता नहीं दोनों में से सही कौन सा है। अब ये जो डॉक्टर हैं, ठीक है इनकी एज है, लेकिन इतनी भी एज नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जब हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी जब तो आपका जन्म भी नहीं होगा। अरे डॉक्टर साहब, ये भी 40-45 की हो गई हैं, तो आप क्या अपने आप को 65 समझते हैं? अब इनकी महानता में जो बता रही है वो ये बता रही है कि एक बार में फ़ोन उठा लेते हैं और कुछ भी हो जाए बड़े सरल तरीके से हमें बता देते हैं। पहली बात तो मैडम, आपके घर में 2-2 माएँ हैं, वो उन्होंने भी बच्चे पाले हैं, तो अगर कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले तो अपने घर की लेडीज़ से कंसल्ट किया जाता है। और बच्चा अगर उसके बाद में भी आपको लगे कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना एडवाइजेबल रहता है, बजाय इसके कि हर बात में आप फ़ोन घुमा रहे हैं। आपने तो एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना लिया था और उसमें शेयर करते थे कि किस तरह से बेबी की केयर की जाए। आपने इतनी सारी बातें बोल चुकी हैं अब आप, कि आपको चाहे बेबी केयर आपने की हो या ना की हो, लेकिन आप बेबी केयर पे किताब जरूर छाप सकती हैं अपनी। और मैडम के इतने सारे लेक्चर लंबे होने के बाद में डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहता है कि भाई हम मेरे को भी कुछ ऐड ऑन करना है। और ऐड ऑन ये है कि ये अच्छी बात है कि आज की डेट में फादर्स वगैरह भी जो है बच्चे के साथ में आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, जो चेंज आया है। और साथ साथ जो आप तो बच्चे हो, हमने तो जब से शुरू किया है भाई वाह। और यहाँ पर भी जनाब एक वो वाला सवाल लेके आते हैं कि जो कि अक्सर व्लॉगों के नीचे आता है, और उनका कहना ये कि बच्चा जो स्लो है, बच्चा जो क्रॉल नहीं कर रहा है। देखो भाई, नो डाउट बच्चा तो स्लो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और रही बात क्रॉल करने की, तो डॉक्टर ने अच्छा खासा जवाब दिया है और एकदम तमाचा सा मारा है कि अगर क्रॉल नहीं कर रहा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको कुछ करने ही नहीं दिया, यानी आपने उसको गोद में से उतारा ही नहीं है। हमेशा गोदों में लेना, ये सब करना। अरे उसे क्रॉल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसको अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा कि आओ आओ इधर आओ, उसको चीज़ों के सामने रखनी पड़ेंगी जिससे थोड़ा सा वो क्रॉल करके उन तक पहुंचने की कोशिश करे। और यहाँ पर ये इतना बोल रही है कि डॉक्टर भी शक्ल देख रहा है कि भैया कुछ मेरे को भी बोलने दो। एंड ऑफ द टॉक ये है, इन्होंने दबे छुपे शब्दों में अपनी जो ट्रोलिंग हुई थी उसके क्वेश्चन से डॉक्टर से पूछे और उनसे आंसर लेने की कोशिश करिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सफल हुए नहीं हैं। और यही मकसद था इनका कि चलो अब थोड़ा सा जवाब देते हैं, अब हम कंफर्टेबल स्टेज में हैं, बच्चा भी अब ठीक है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी करता है, अब हमें कोई डाउट भी नहीं है। और एक थोड़ा सा नयापन भी हो जाएगा कि हमने कुछ डिफरेंट करके दिखाया। और हम देखो कितने थैंकफुल हैं लोगों के। हाँ, थैंकफुल तो हैं, जब आपने वोटिंग कराई थी उसके बाद में जजेस के लिए जो जो प्रॉमिस किए वो आपने सारे निभा दिए हैं, ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें कई सारे सवाल उठे हैं, उन सवालों का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।